सुमेर को रोकना होगा। ध्रुव की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट हो चुका था। 2 दिन बाद सजनी के बर्थडे पर सबको बुलाना था और उसी में ध्रुव को अपनी बात को छलावत तक पहुंचाना था। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे लोग जुल्मी के घर पहुंच गए थे। क्योंकि सजनी वहां थी नहीं, इसलिए सब लोग जुल्मी के घर पर उसके अम्मा और बाबू के साथ मिलकर सजनी के जन्मदिन की तैयारी कैसे करनी है उसका प्लान बना रहे थे। और जुल्मी के अम्मा बापू भी खुशी खुशी इस सब में अपना योगदान दे रहे थे। जुल्मी की अम्मा ने साफ कह रखा था कि खाने पीने की सारी जिम्मेदारी वो खुद से पूरा करेंगी। खाने पीने के बाद दावत की भी बाकी की बातें तय हो गई और आखिर में विकी एक्साइटेड होता हुआ बोला, बाकी सब तो हो गया, लेकिन केक का क्या प्लान है? बर्थडे केक कौन लेकर आएगा? जुल्मी की अम्मा बोली, ये क्या होता है? और विक्की बोला, अरे अम्मा, वो टीवी में सिनेमा में नहीं देखी है आप? जो किसी का जन्मदिन होता है तो मोमबत्तियां बुझाता है और केक काटता है। और वो सुनकर जुल्मी के बापू इनकार करते हुए बोले, अरे वो अंग्रेजों वाला रस्म रिवाज नहीं करेंगे। बताओ तो, जन्मदिन है, खुशी का दिन है, उसमें लोग दिया जलाएगा या मोमबत्ती बुझाएगा? नहीं नहीं, हमारी बहू के जन्मदिन पर ये सब हम नहीं करेंगे। हम बढ़िया सा भजन कीर्तन करेंगे दिन में और शाम में सबके लिए दावत, और जुल्मी और सजनी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। हम तो अपने रीति रिवाज के अनुसार ही मनाएंगे अपनी बहू का जन्मदिन। और जुल्मी मुंह बनाता हुआ बोला, क्या बापू, तुम अपने जमाने में जी रहे हो? आज तक कभी हमारा जन्मदिन तो मनाया नहीं। अब हम अपनी बीवी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसमें भी तुम अपना रीति रिवाज ला रहे हो। और जुल्मी के बापू जुल्मी का कान मरोड़ते हुए बोले, चुप कर, तू इस घर का मुखिया नहीं, अभी हम हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा। जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो उनके जन्मदिन में तुमको जो करना होगा तुम अपनी जेब से करना, और अपना अंग्रेज वाला फैशन भी करना। अभी हमारे जेब से खर्चा हो रहा है और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और उनकी बात पर अनन्या, तारा, विकी सब मुस्कुराने लगे। और जुल्मी बोला, क्या कर रहे हो बापू? हमारे दोस्तों के सामने हमारा कान मरोड़ रहे हो। अभी हम बच्चे नहीं रहे। और ध्रुव आगे बढ़कर जुल्मी के कान उसके बापू से छुड़ाता हुआ बोला, बात ऐसी है जुल्मी, चाहे तुम बुजुर्ग ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपनी अम्मा बापू के आगे तुम हमेशा बच्चे रहोगे। शुक्र मनाओ कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारा कान मरोड़ा है। अगर वो चाहे तो तुम्हें डंडे से दौड़ा कर मार सकते हैं। और जुल्मी बोला, हाँ, तुम एक काम करो और अलग अलग तरीके का मारधाड़ का तरकीब हमारे बापू को बता दो, ताकि जो उनके दिमाग में नहीं भी आ रहा हो वो भी वो कर डाले। इन लोगों की बातों को इग्नोर करती हुई तारा ने देखा जुल्मी की अम्मा कमरे में अपने संदूक को खोलकर कुछ कर रही थी और वो बड़ी परेशान लग रही थी। तारा चलती हुई अम्मा के नजदीक गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है अम्मा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कुछ ढूंढ रही हैं क्या? और जुल्मी की अम्मा ने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए जैसे वो कुछ छुपा रही हो। और तारा बोली, क्या बात है, आप कुछ छुपा रही हैं, मुझे नहीं दिखाएंगी? तब तक अनन्या भी वहां आ चुकी थी और अनन्या ने पूछा, क्या बात है, क्या हो रहा है? और तारा बोली, देखो ना, अम्मा कुछ छुपा रही है और कुछ परेशान भी लग रही है। और अनन्या बोली, बताइए ना अम्मा, आप ही तो कहती हैं हम आपकी बेटी की तरह है, तो हमसे क्या छुपाना? और जुल्मी की अम्मा ने अपने हाथ आगे किए जिसमें एक बड़ी सुंदर सी साड़ी थी। उसका डिजाइन थोड़ा पुराना था और साड़ी दिखने में भी कुछ पुरानी लग रही थी। और तारा बोली, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, किसकी है? और जुल्मी की अम्मा बोली, ये साड़ी हम बहुत पहले खरीदे थे, तब जुल्मी ज्यादा बड़ा नहीं था। हम एक बार अपने मायके में मेला में गए थे तो हमारी सारी सहेलियां अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए साड़ी, कपड़े लत्ते खरीद रही थी। हमें भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। हमने सोचा कि अगर हमारी कोई बेटी होगी तो हम उसे देंगे, लेकिन जुल्मी के बाद हमारा दूसरा कोई बच्चा ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको संभाल कर रख लिए कि जब हमारी बहू आएगी तब हम उसको देंगे। लेकिन सजनी का शादी में एक से एक नया डिजाइन का साड़ी, एक से एक फैशन का कपड़ा आया और हमको भी मौका नहीं लगा ये उसको देने का। अब हम सोच रहे थे कि उसके जन्मदिन पर हम इसको तोहफे में दें, लेकिन पता नहीं उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अब तुम लोग तो जानते ही हो ऐसे कपड़ों का फैशन है कहाँ। वैसे तो हमारी सजनी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा दिल रखने के लिए वो अपना मन मार कर ये पुराने जमाने का साड़ी पहने। और उनकी बात सुनकर अनन्या और तारा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। दोनों ही इमोशनल हो गई थी उनकी बातों को सुनकर। और अनन्या ने उनके हाथ से उस साड़ी को लिया और बोली, एक बात कहूँ, अगर सजनी की जगह मैं होती तो मैं तो खुशी खुशी इस साड़ी को पहनती। मुझे तो साड़ी में कोई कमी नजर नहीं आती। और वैसे भी आपकी बहू आपसे बहुत प्यार करती है, आपके पसंद की कोई चीज इनकार नहीं कर सकती। यकीन ना हो तो आप देकर देख लीजिए। और मुझे लगता है आपकी तरफ से सजनी के लिए इससे बेहतर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता।
और वैसे भी आप जिस फैशन की बात कर रही हैं ना, आजकल इन्हीं साड़ियों का फैशन है। और फैशन रोज रोज थोड़ी बनता है, कुछ साल बाद वही पुराना फैशन तो लौट कर आता है, और आजकल यही फैशन में है। अब शहर जाकर देखो, एक से एक बड़े घर के लोग भी यही कपड़े पहनते हैं। और अनन्या की बात से जुल्मी की अम्मा की आंखों में चमक आ गई और वो उत्साहित होते हुए बोली, सच बिटिया, तुम सही कह रही हो। और अनन्या बोली, बिल्कुल सच, आपको यकीन नहीं हो तो आप तारा से पूछ लीजिए। और तारा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और जुल्मी की अम्मा बोली, तो ठीक है, हम तो यही साड़ी देंगे अपनी बहू को। बस तुम दोनों एक काम करो, इस साड़ी से मिलता जुलता चूड़ी और झुमके ला दो। और तारा ने कहा, बिल्कुल, और चूड़ियां और झुमके आपकी बहू के पसंद के ही लेकर आएंगे, क्योंकि उसी के साथ तो हम शॉप पर जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, उसको पता नहीं चलेगा कि वो उसी के लिए है। और जुल्मी की अम्मा तारा और अनन्या दोनों के गाल थपथपा कर बोली, खुश रहो, अब हम चलते हैं, हमको बहुत तैयारी करना है, समय कम है, इतना लोगों का खाना पीना है, अभी तो हमको ये भी सोचना है कि हमको बनाना क्या क्या है। इतना कहकर जुल्मी की अम्मा वहां से चली गई और अनन्या ने उनको जाते हुए देखा और तारा से बोली, कितनी प्यारी है ना जुल्मी की अम्मा, जुल्मी की तरह बिल्कुल सीधी सादी। तारा बोली, नहीं, तुम गलत कह रही हो। अनन्या हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, सीधी सादी नहीं लगी तुम्हें? और तारा बोली, सीधी सादी तो है, लेकिन जुल्मी की तरह नहीं, जुल्मी इनकी तरह है। और अनन्या ने कहा, सच में तुम्हारी ये गोल गोल बातें और ध्रुव की गोल गोल बातें आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम दोनों मुंह बोले नाम के भाई बहन क्यों हो, तुम दोनों को तो बाय ब्लड भाई बहन होना चाहिए था। और तारा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, इस तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अनन्या। और अनन्या बोली, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था तारा। और तारा ने कहा, लेकिन मैंने तो इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया, ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस बात को किस तरीके से लेते हैं। और अनन्या बोली, कुछ नहीं हो सकता सच में। और फिर उसने जुल्मी की अम्मा से कहा, रुकिए अम्मा, मैं भी आपकी मदद करने आती हूँ खाने का मेन्यू डिसाइड करने में। और तारा ने कहा, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। उस दिन सारी बातें फाइनल होने के बाद ध्रुव अपने दोस्तों के साथ घर आ चुका था और जुल्मी सजनी के घर चला गया था। सारे लोग रात का खाना जुल्मी के घर से खाकर आए थे और अब अपने अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चले गए थे। लेकिन ध्रुव की आंखों से नींद कोसों गायब थी। ध्रुव घर से बाहर निकलकर बगीचे में टहल रहा था और कुछ सोच रहा था कि तभी किचन में पानी पीने गई तारा ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसने झांक कर देखा तो बाहर ध्रुव टहल रहा था। तारा अपने मन में बोली, ये ध्रुव इस तरीके से क्यों टहल रहा है? और कुछ सोचकर वो बगीचे में गई और उसने ध्रुव से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, नींद नहीं आ रही? और ध्रुव ने कहा, नहीं तारा, नींद नहीं आ रही, मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। और तारा ने जल्दी से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें बुखार तो नहीं लग रहा है, कोई और परेशानी हो रही है? और ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं किस तरीके की बेचैनी है, मैं जितना सोच रहा हूँ उतना उलझ रहा हूँ। और ध्रुव की बात पर तारा गहरी सांस लेकर बोली, हाँ समझ गई, तुम पहले यहाँ आओ, यहाँ बैठे। इतना कहकर उसने साइड में रखे हुए बेंच पर ध्रुव को बिठाया और उसके बगल में बैठती हुई बोली, देखो, अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो सोचो, हम लोगों का क्या होगा? तुम हम सब की ताकत हो। मैं मानती हूँ कि परेशानी और बेचैनी कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन हमें इसे एक एक करके सुलझाना होगा ना। हमने कितनी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व की हैं, तुम जानते हो, लेकिन कभी तुमने हिम्मत नहीं हारी ना, तो अब क्यों, क्या हो गया? और ध्रुव ने कहा, हुआ कुछ नहीं है तारा, बात यह है कि अगर आपकी परेशानी आपके सामने हो या आपका दुश्मन आपके सामने हो तो आपके पास कई तरीके होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए। लेकिन ना दुश्मन सामने हो ना परेशानी सामने हो तो आप क्या करोगे? ना सामने परेशानी दिख रही है ना दुश्मन, मुकाबला किसका करे, समाधान किसका ढूंढे? बंजारन आजाद हो चुकी है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुमेर ने उसको अब तक सुरक्षित रख रखा है। इसका सीधा मतलब है कि बंजारन से बड़ा दुश्मन हमारे लिए सुमेर खड़ा हो रहा है, क्योंकि सुमेर अपने किसी मकसद के तहत बंजारन को आजाद करके अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। और तुम भी जानती हो कि सुमेर का मकसद क्या था। याद करो, सुमेर बंजारन की शक्ति पाना चाहता था, इसीलिए उसकी माँ उसे रोक रही थी, क्योंकि इसकी माँ के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो संभव हो गया, सुमेर ने उसे संभव किया। उसने बंजारन को आजाद किया, वशीकरण तोड़कर, बल्कि उसे अपने काबू में भी कर रखा है। उसने तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बंजारन की सारी शक्तियों को अपने काबू में कर सकता है। दूसरी तरफ छलावा
कहने को वो हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर हमारा दुश्मन बना है। हम ऐसा कह सकते हैं जिस माँ को कल तक वो जानता नहीं था, उसके भीतर अचानक से उसकी ममता इतनी तीव्रता से जाग उठी है कि उसको सही गलत कुछ नहीं दिख रहा है। वो अपनी शक्तियों को इतना विनाशकारी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, जो सुमेर बंजारन की शक्तियों को काबू में कर सकता है, वो छलावा को छोड़ देगा? वो छलावा को भी इस्तेमाल करेगा। और माई के बारे में तो हम बात ही ना करें तो अच्छा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम सबसे पहले किसका सामना करें, सबसे पहले किससे मुक्ति पाएं, क्योंकि सुमेर हमारे सामने इतने दोस्ताना तरीके से पेश आ रहा है कि हम खुलकर उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और छलावा, वो अपनी माँ को आजाद करना चाहता था, वो उसने कर लिया। लेकिन उसके बाद अब उसका नेक्स्ट मूव क्या है कि अब तक हम जानते नहीं है। माई को अब तक पाली पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक माई से हमारा सामना हुआ नहीं। हम नहीं जानते वो यहाँ आई भी है या नहीं। अगर आई है तो वो कहाँ है? अगर यहाँ है तो हो सकता है वो हम पर छुप कर वार करे। ये सारा किस्सा शुरू हुआ था बंजारन से, लेकिन अभी के समय में जो सिचुएशन है उसमें सबसे बेचारी तो मुझे बंजारन ही लग रही है, जो खुद किसी के काबू में है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्रुव की बात हैरानी से सुनती हुई तारा बोली, मतलब हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। तुम्हें ऐसा सब कब महसूस हुआ? मैं तो अभी तक उसके श्राप के बारे में ही फोकस कर रही थी। और ध्रुव ने कहा, ये सब एकदम से नहीं हुआ है तारा। यहाँ आने के बाद कंटिन्यू मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, और अब जाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि चीजें इस तरह से पेश की गई हैं। हमें बस एक एक कड़ी जोड़कर समझने की जरूरत है। और अब हमारे सामने दो काम है। छलावा तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, जिससे कि हमें बंजारन का तोड़ मिले। लेकिन हमें बंजारन को सुमेर से आजाद करवाना है, क्योंकि जब तक हम उसे सुमेर से आजाद नहीं कर पाएंगे, हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। क्योंकि बंजारन का सुरक्षा कवच अब सुमेर बन गया है। सुमेर अपने लालच के लिए बंजारन पर कोई आंच नहीं आने देगा, और हमें सुमेर को रोकना होगा।